नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में हम बात करेंगे उन खास खबरों की जो आज पूरा दिन सुर्खियों में रही। हरियाणा सरकार ने नियम 134A को अब खत्म कर दिया, यानी अब गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में फ्री में दाखिला नहीं मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे गरीब बच्चों की पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं होगा। ये भी खबर हम आपको बताएंगे, तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने विजय चौक पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और इसका परिणाम मध्यम वर्ग और गरीब लोगों पर पड़ता है। राहुल ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ाना बंद करे। पूरे देश में हमारा प्रदर्शन चलेगा और काफी दिनों तक चलेगा। और इस दौरान क्या कुछ बोले राहुल गांधी, आइए सुनते हैं। आज यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और ख़ासतौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफी दिनों के लिए चलेगा। तो ये हमारा मैसेज। नहीं, देखिए, वो तो सब लोग जानते हैं, गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है। 102 रुपए है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है। और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है। ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो, क्योंकि बाद में मुसीबत आएगी। खबरों में बात कर लेते हैं योग गुरु बाबा रामदेव की। योग गुरु बाबा रामदेव पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बारे में सवाल पूछे जाने पर भड़क गए। दरअसल करनाल में एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से पेट्रोल की कीमतों पर पुराने बयान के बारे में पूछा था। इस पर बाबा रामदेव ने कहा, ऐसे सवाल दोबारा मत पूछना। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से उनके उस बयान के बारे में सवाल किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता को ऐसी सरकार पर विचार करना चाहिए जो 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 300 रुपए में रसोई गैस की सप्लाई सुनिश्चित कर सके। पत्रकार ने जब बाबा रामदेव से उनके पुराने बयान को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा, ऐसे सवाल मत पूछो, मैं ठेकेदार नहीं हूं कि तुम जो भी पूछो मैं सभी सवालों के जवाब दूं। मैंने ये बयान दिया था, अब नहीं देता। बाबा रामदेव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों पर सवाल करने वाले पत्रकार को धमकी देते व्यापारी रामदेव जी नजर आए और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर रामदेव ने आगे कहा, अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है। महंगाई है तो उनको कुछ कमाई बढ़ानी होगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं सन्यासी होते हुए 18-18 घंटे काम कर रहा हूँ, दूसरे लोग भी मेहनत करेंगे तो कमाई होगी, महंगाई भी झेल लेंगे, देश की तरक्की होगी तो यह भी पूरी हो जाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कश्मीर में पंडितों के साथ जो हुआ वो राजनीति का ही परिणाम है। रामदेव ने कहा, कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार बर्बरता हुई उसको फिल्म में दर्शाया गया है। मैंने उसके कुछ अंश देखे हैं। जिन लोगों ने भारत को अलग अलग किया है, ओछी राजनीति की है, उन्हें सीख लेनी चाहिए।
अगली खबर दिल्ली से है। अल खदीजा पॉलीक्लिनिक की ओर से व शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी और जाफराबाद और WA की सहयोग से संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा शाहिद चंगेजी की स्वर्गीय धर्मपत्नी शमा मिर्जा के इस साल एक सवाब के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें 100 से अधिक रोगियों की निरीक्षण करके मुफ्त दवाइयां बांटी गई। शिविर का उद्घाटन करते हुए संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा शाहिद चंगेजी ने कहा कि हमारी संस्था को 25 वर्ष हो गए हैं और इन निरंतर वर्षों में संस्था ने मानव कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, महिलाओं व बच्चों के उत्थान जैसे अनेकों कार्य किए हैं और मेरी धर्मपत्नी के इस साल ए सवाब के लिए यह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी उसी कड़ी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम जन्म दिवस, विवाह की वर्षगांठ जैसे बड़े बड़े आयोजन करते हैं, उससे बेहतर है कि हम इस प्रकार के मानव कल्याण के कार्य करें और ईश्वर को राजी करें। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर फहीम बेग ने जानकारी देते हुए कहा कि इस शिविर में 100 से अधिक रोगियों का इलाज किया गया और इन रोगियों में मोटापा और शुगर के अधिक रोगी मिले, जिसका मुख्य कारण बिगड़ती जीवन शैली, जिसके चलते आजकल देर से सोना और देर से जागना, मोबाइल का अधिक प्रयोग और खाना खाते ही सो जाना, किसी भी तरह का व्यायाम ना करना, ये सब कृत्य सैकड़ों रोगों को निमंत्रण देते हैं और आज की तारीख में आधी दिल्ली रोगी बन गई है। दूसरी ओर इस जिले में आबादी अधिक और सुविधाएं कम है, जिसे हर राजनीतिक दल को अपने अपने एजेंडे में रखकर कार्य करना चाहिए, परंतु हमारे राजनीतिक दल धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं, जिससे मानव जाति को ही नुकसान हो रहा है। डॉक्टर बेग ने कहा कि जितना धन हमारे राजनेता या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अपना धन व शक्ति का ही सही प्रयोग करें और मानव जाति का कल्याण करें। शिविर में डॉक्टर शबनम मिर्जा ने निरीक्षण करते हुए बताया कि महिलाओं व बच्चों में कुपोषण देखने को मिला। इसका मुख्य कारण यहाँ मजदूर और गरीब लोग, जिन्हें सही से पोषण प्राप्त नहीं होता। अंत में मुफ्ती मोहम्मद फुरकान नदवी ने दिवंगत श्रीमती शमा मिर्जा के लिए और विश्व शांति के लिए दुआएं कराई। शिविर को सफल बनाने में डॉक्टर शबनम, मोहम्मद अनीस, हनीफ, अकरम बेग, फैजान खान, लियाकत ने अपना पूर्ण योगदान दिया। तो मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब के ये कैंप आज देखा तो बहुत खुशी हुई, और मैं जब आया तो यहाँ काफ़ी मरीज़ थे, बहुत सारे पेशेंट थे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी दिन के बाद इस तरह का कैंप हमें देखने को मिला है। देखिए, ये तो ज़रूरत है इस वक्त की और इस इलाके की, क्योंकि ये इलाका जो है मज़दूरों का इलाका है और यहाँ पर जो है जिस तरह की आबादी है तो यहाँ हॉस्पिटल है, काम कर रहा है मगर वो नाकाफ़ी है, डिस्पेंसरीज हैं काम कर रही हैं मगर नाकाफ़ी हैं। हमारे अवामी नुमाइंदे और हमारी जो सामाजिक तंजीम है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ आबादी जितनी आबादी है उसके हिसाब से मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाए। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा एक योगदान है। शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी पिछले 25 सालों से अवामी खिदमात में सेहत, तालीम, सफाई और सरकारी जो योजना है उन लोगों तक पहुंचाना, तो ये हमारा एक अगला कदम है जो आज हमने शमा एजुकेशन सोसाइटी के तहत यहाँ अल खदीजा पॉलीक्लिनिक जो चल रही है पिछले 20 सालों से, तो आज आप कह सकते हैं कि वो 20 साल मुकम्मल होने पर हमने ये आवाम को खिदमत के रूप में हमने अपनी इस मेडिकल सेंटर का जो है दोबारा से इफ्तिताह किया है। और ये ख़ास जो कैंप था, ये कैंप हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं मिर्ज़ा शाहिद चंगेज़ी साहब, उनकी अहलिया शमा मिर्ज़ा, जिनका भी 2 महीने कबल जो है इंतकाल हुआ, तो उनके एहसाल सवाब के लिए हमने ये कैंप किया है। और मकसद यही है कि लोगों तक खिदमत पहुँचे और लोगों को हम जितना नफ़ा पहुँचा सकें, जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों से कहा है कि तुम्हें दुनिया में जो भेजा है वो दूसरों को नफ़ा पहुँचाने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बताया कि यहाँ मज़दूर तबका ज़्यादा बड़ी तादाद में रहाइश पजीर है, तो ज़रा सा ये भी बताएं कि किस तरह की लोग, यानी कि किस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला हैं यहाँ रहने वाले लोग, ख़ास तौर से ख़वातीन को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ माल नरिश्ड, यानी कि जिनको बोलते हैं कुपोषित, जिनके खाने पीने का जो निज़ाम है वो बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ
जो है वो लाहक हो जाती हैं। और ख़ास तौर से हमारी बहनों में, हमारी माँओं बहनों में जो हम देख रहे हैं लेडीज़ की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनको सही तरीके से यहाँ गाइडेंस नहीं मिल रही है और सही तरीके से उनको खाने पीने का नहीं मिल रहा है। क्योंकि जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि मज़दूर तबका है, तो उनके अंदर जो कमियाँ हैं, जैसे खून की कमी बहुत देखी जा रही है, कैल्शियम की कमी देखी जा रही है। एक अफसोस का मकाम ये भी है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह प्रोटीन तो बहुत लिया जाता है, क्योंकि गोश्तखोर जो हैं इस इलाके में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, मगर हरी सब्जियों पर जो है हमारा फोकस नहीं है, फलों पर हमारा फोकस नहीं है, सलाद पर हमारा फोकस नहीं है, हमारा जो दूध है, अंडा है या कुदरती जो धूप है उस पर लोगों का फोकस नहीं है, जिसकी वजह से ये हड्डियाँ, कुदरती जो धूप है उस पर लोगों का फोकस नहीं है, जिसकी वजह से ये हड्डियाँ कमज़ोर होना, हमारी माँ बहनों की खून की कमी, ये बहुत बड़ी हमें देखने को मिली। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अभी पिछले हफ्ते ही नीति आयोग ने भी एक सर्वे किया कि हिंदुस्तानी मोटे होते जा रहे हैं और हमारे इलाके में इसकी भरमार है। और ख़ास तौर से देर से खाना और सो जाना, सुबह देर से उठना और रोज़ाना गोश्त का इस्तेमाल करना, ये हमारे ख़ास तौर से हमारे तबके के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे इलाके के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बीमारियों का घर बनता जा रहा है। मोटापा, फिर जोड़ों में दर्द, फिर शुगर, फिर हार्ट, फिर किडनी, और इस तरीके से वो उम्र का जो दायरा है, जो पहले 55, 60 या 65 हुआ करता था, अब 40-45 में ही आपको काफ़ी मौतें देखने को मिल रही होंगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा था कि ये अवामी नुमाइंदों, समाजी कारकुनान की ये जिम्मेदारी बनती है कि सेहत के तई लोगों को बेदार करने के लिए उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा, तो किस तरह से आप चाहते हैं कि अवामी नुमाइंदे अपना रोल अदा करें? देखिए, मैंने पहले ही अपना कहा कि अस्पताल है नाकाफ़ी है, डिस्पेंसरी काम कर रही है नाकाफ़ी है, आबादी ज़्यादा है। सीलमपुर की जो आबादी है बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि काफ़ी लोग पलायन करके सीलमपुर आ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि साहब का क्या हालात रहे, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये सेफ़ और सुरक्षित जगह है, यहाँ पर लोग आना ज़्यादा तादाद में कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे अवामी नुमाइंदे, जैसे कि अब चुनाव का वक्त आने वाला है और एक हमने एक हमने अपना कैलकुलेशन निकाली, हमारे कुछ साथियों ने, हमने बैठ के, कि 21 करोड़ कम से कम आने वाले निगम चुनाव में सीलमपुर वार्ड के चारों वार्डों पर खर्च होने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां पैसा जो है बारिश की तरह बहाएंगे। लोगों को जो भी सिलसिला चलता है, खाना पिलाना, ख़रीदना, बेचना, ये तमाम चीज़ें चलेंगी। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि तमाम ये अवामी नुमाइंदे ये पैसा इकट्ठा करके एक प्राइवेट जगह लेकर एक बड़े पैमाने पर, जैसे आनंदपुर ट्रस्ट आप देखते हैं लक्ष्मी नगर में, लाल क्वार्टर में, वहाँ सिर्फ रुपए में 25 पैसे में सारी जांचें होती हैं। तो मेरी गुजारिश है आपके हवाले से, उस चैनल के हवाले से, इसरार साहब भी मौजूद हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सब लोग कंट्रीब्यूशन करें, नेता जो नुमाइंदे आ रहे हैं, कि भाई हम एक ऐसी डिस्पेंसरी, एक ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट कायम कर दें, वो सभी मजमुई तौर पर हो और लोगों को यहाँ 25% में CT स्कैन, MRI, बड़े बड़े टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, ECG, इको, इस तरह के अल्ट्रासाउंड, तो अगर ये यहाँ कायम हो जाए और चुनाव भी वो लड़ें, तो जो जितना योगदान करे, लोगों को चाहिए कि उसको वो अपना नेता चुने। मगर ये मज़हब के नाम पर, ये बिरादरी के नाम पर, ये जाति के नाम पर और ये काले गोरे के नाम पर और किसी भी तरह पार्टी के नाम पर चुनाव न लड़कर लोगों की सेहत, सफाई और तालीम के नाम पर चुनाव लड़ा जाए और ये लोग अपना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि देश के लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। केजरीवाल ने अपने आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर उपद्रवों की राजनीति करने और इसके जरिए देश को गलत संदेश देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा, अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि देश महत्वपूर्ण है। मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकता हूँ। ऐसे उपद्रव से भारत की प्रगति नहीं होगी। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। हमें अगर देश को आगे ले जाना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से सब लोग मिलके काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। 75 साल तो खराब कर दिए हमने देश के, गंदी राजनीति करके, आपस में लड़के झगड़ के, मारपीट करके, गुंडागर्दी करके। अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सत्ताधारी पार्टी ऐसे राजधानी के अंदर इस किस्म की गुंडागर्दी करेगी, तो युवाओं के अंदर क्या मैसेज जाता है? एक आम युवा क्या सोचेगा? वो सोचेगा यही सही होता होगा। ये गंदा संदेश आता है। इस तरह से देश की तरक्की नहीं होती।
महंगाई के खिलाफ पंजाब कांग्रेस ने गुरु नगरी सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में प्रदर्शन किया है। अमृतसर में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू व पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी सहित कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने वीरवार को अमृतसर के हाल गेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर सिद्धू ने शायराना अंदाज में महंगाई पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी के लिए 2 समय की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मौजूदा स्थिति पर यह कहकर तंज कसा कि अमीर का चिराग जलने दो, गरीब की झोपड़ी जलने दो। जिस तरह पैर च चुभया कंडा दिखदा नहीं पर ओदी टीस हर मिनट हर सेकंड पैंदी है, उसे तरह महंगाई दी टीस 90% हिंदुस्तानी 120 करोड़ बंदे 1 बिलियन एंड 20,000 करोड़ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਾਂ ਆਸ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੂਲੇ ਬਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਵੇਖੋ MSP 35% ਵਧੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 110% ਵੱਧ ਗਿਆ। करीब 12 ਵਾਰ कीमतां ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। दाल की कीमत डबल हो चुकी है। एडिबल ऑयल लोग कहते हैं, गरीब कहना दाल रोटी खाओ प्रभु दे गुण गाओ, ते जेड़े तेल दे विच रोटी खानी है वो 100% वध चुके हैं। गैस का सिलेंडर डबल हो चुके हैं। जे सारे डबल हो चुके ने ते मैनू दसो गरीब की दिहाड़ी पल्लेदार की दिहाड़ी 250 तो 500 हुई है। ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 250 ਰੁਪਏ ਚ ਜੋ ਖਰੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 700 ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਮ ਆਦਮੀ 90% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਉਹ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜਣ ਡਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ MSP 35% ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 110%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਰੁਪਏ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਹੋਰ ਕੀਮਤਾਂ, ये एक साफ साफ गल है कि अमीर का चिराग जलने दो और गरीब की झोपड़ी जलने दो। अमीरां दे चिराग जल रहे हैं। 5% हिंदुस्तानियां नू बैंकां दे मुनाफे, हर तरह दे मुनाफे, तेल कंपनियां नू मुनाफे। सरदार मनमोहन सिंह वो बंदा सी जदों तेल थले गया सी, वो फायदा आम आदमी नू और गरीब आदमी नू गया सी। ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ 5% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ 3 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਗਰੀਬ। इस करके मैं और सारी कांग्रेस पार्टी अज तो सिपाही हाँ। सोनी साहब खड़ोते ने इत्थे 8-10 MLA खड़ोते ने। मैं दिखाना है साडे पप्पू प्रधान जी ने, आ वेखो गिल साहब पट्टी तो, जग्गा भाजी, नवतेज किन्नी दूरों आया, डैनी है, सियालका साहब ने, ठीक है कि नहीं, ते 10-12 MLA ने और असी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि भाई ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਔਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਦਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੂਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲਾਤੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਤੇ ਆਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਤੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਰਗਾੜੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਖਾਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਾਰੇ ਆ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਆ। ਲੜਾਈ ਮਿਟਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਫੋੜੇ ਚੋਂ ਪੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪੀਕ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਫੋੜਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਕਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਅੱਗ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁੰਦਨ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਕੁੰਦਨ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਔਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਹਾਥੀ ਚਾਹੇ ਧੂੜ 'ਚ ਸਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਥੀ ਚਾਹੇ ਧੂੜ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਧੂੜ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। हरियाणा सरकार ने नियम 134A को खत्म कर दिया है। अब गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में फ्री में दाखिला नहीं मिलेगा। इस नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों को 10% सीट रिजर्व रखनी होती थी। इस क्रम में विधिवत इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। निजी स्कूल संचालकों ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया, क्योंकि इसके विरुद्ध आवाज उठाते हुए वे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी गए थे। निजी स्कूल संचालकों ने रूल को लेकर सवाल खड़े करते हुए पहले शिक्षा विभाग के आला अफसरों की शरण ली थी, बाद में इसके नियमों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि 134A राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जिसमें बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। वैसे इस नियम को लेकर निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच में भारी खींचतान राज्य के अधिकांश जिलों में चली आ रही थी। परेशान स्कूल संचालकों ने इस संबंध में बैठकें करने और अफसरों से गुहार लगाकर उनके सामने खड़ी चुनौतियों के बारे में बताया था, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर वे हाईकोर्ट का रुख कर गए थे। अब अधिसूचना जारी हो जाने के बाद में निजी स्कूल संचालक पहले से पढ़ने वाले बच्चों को लेकर भी स्थिति साफ करने की गुहार अफसरों से लगाने लगे हैं। स्कूल संचालकों ने फैसले का स्वागत किया है। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस प्रदेश प्रवक्ता सौरभ कपूर और बाकी संचालकों का दावा है कि HPSC द्वारा चलाई गई मुहिम का असर ये है कि इसके लिए सरकार की तरफ से 28 मार्च 2022 को नोटिफिकेशन निकाल दी गई है। उन्होंने CM मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का धन्यवाद किया। सौरभ ने कहा कि देर से ही सही, लेकिन सरकार ने रूल को खत्म करते हुए ये तो मान लिया कि इसको जबरन स्कूल संचालकों पर थोपा जा रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा रूल 134A को खत्म किए जाने के बाद अब स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच चलने वाला गतिरोध भी समाप्त हो जाएगा।
सौरभ कपूर ने कहा कि सालों से इस नियम के तहत निजी स्कूल संचालकों पर सरकार द्वारा गलत तरीके से मुफ्त एडमिशन देने का दबाव बनाया जाता था। उन्होंने कहा कि HPSC के बैनर तले सभी निजी स्कूलों ने मिलकर विरोध किया, जिसके बाद अब सरकार ने रूल 134A को खत्म किया है। HPSC ने हमेशा स्कूल संचालकों के हितों की बात की है और हाईकोर्ट में भी रूल में कमियों की बात करते हुए तय नियमों के अनुसार रिम्बर्समेंट मांगी थी और लेकिन सरकार ने नहीं दी। उन्होंने कहा कि मुफ्त एडमिशन ना मिलने पर अभिभावक स्कूलों को दोषी ठहराते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि सरकार की पॉलिसी गलत थी। अब इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद अभिभावकों व स्कूल संचालकों को राहत मिली है। सौरभ कपूर ने कहा कि सरकार ने 28 मार्च 2022 से रूल 134A को खत्म कर दिया है, लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं यह स्पष्ट नहीं है जो पहले से पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैसे पढ़ाया जाएगा। सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार तो अब नए सत्र से सभी बच्चों को स्कूल के अनुसार फीस देनी होगी। DB न्यूज़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए DB न्यूज़।